नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवशंकर तिवारी। इस वक्त मेरी मौजूदगी एक ऐसी शख्सियत के पास है जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, युवाओं के लिए प्रेरणा है और एक आकर्षक व्यक्तित्व के साथ तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी हैं। हमारे साथ आकाश तोमर जी हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सवाल और जवाब का दौर शुरू करें। उससे पहले हम आपको बता दें कि आप जो है 2013 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और उत्तर प्रदेश के तमाम सारे जिलों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और इस वक्त प्रतापगढ़ में बतौर एसपी कार्यरत हैं। बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहला सवाल तो यह है कि जिस तरह से लगातार युवाओं को लेकर देश में इस समय एक चर्चा चल रही है, स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जाती है, भारत युवा देश कहा जाता है, युवाओं को लेकर आपकी सोच क्या है? देखिए, देश इस समय एक ऐसे कगार पर है, इसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। इसमें युवाओं की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है, जो हमारी वर्किंग एज की पॉपुलेशन है, तो वही देश का फ्यूचर है। और जो देश में अभी हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ रेट 10% होगी काफ़ी समय तक, जिसमें आगे इंडिया बाकी जो चाइना और अमेरिका की इकोनॉमीज़ को टक्कर देने के में सफल रहेगा, तो उसमें युवाओं का जो योगदान है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। और उसमें सबसे पहले हमें उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, प्रॉपर एजुकेशन और ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो तभी भारत जो है फिर दोबारा से जो प्राचीन समय में भारत का स्थान रहा है, फिर दोबारा युवाओं के बल पर ही उस पोजीशन को रिगेन कर पाएगा। जी सर, आप जो है 2013 में जब आईपीएस बने तो क्या फीलिंग मन में आई, कैसी तैयारी थी और क्या सोचकर आप तैयारी कर रहे थे कि कैसी तैयारी करनी है? और तमाम सारे चैलेंजेस आए होंगे जब आप तैयारी कर रहे थे, तैयारी पीरियड में थे आप, तो उसमें बहुत सारे चैलेंज आए होंगे। कैसे आपने उनको फेस किया और किस तरह से आप जो है अपना सफ़र जारी किए? देखिए, मैंने इंजीनियरिंग करी है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी। उसके बाद मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो गया था एज एन आईपीएस। तो मेरा बाकी जनरली लोगों का सेकंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट में होता है, तो मेरा उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन शुरुआत से ही मेरे फादर प्रिंसिपल रहे एक स्कूल के, तो उससे शुरुआत से ही मेरा जनरल नॉलेज और जो क्यूरियोसिटी है वो थोड़ी सी रही थी, जिस वजह से मुझे कम समय में तैयारी में ही सिलेक्शन हो गया। लेकिन जो बाकी जनरल नॉलेज की चीज़ें होती हैं या फिर कोई भी वैसी चीज़ होती हैं, तो क्यूरियोसिटी अपने अंदर डेवलप होनी चाहिए। और कोई भी एक विषय है जो हमें पसंद है, पसंद के विषय को ही एज ऑप्शनल लेके हम लोग अगर तैयारी करें तो कम समय में ही सफलता मिलेगी। सर, बेरोज़गारी का दौर चल रहा है, बहुत सारे युवा जो लगातार सिविल की तैयारी करते हैं सफल नहीं होते हैं, कुछ तो सफल हो जाते हैं और ज़्यादातर युवा सफल नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए क्या मोटिवेशनल आपका रहेगा कि किस तरह से वो तैयारी करें? आपने नोट्स बनाई थी जब आप पढ़ रहे थे, वो नोट्स आपने जब देना चाहा लोगों को, ये आपकी बहुत बड़ी महानता रही, तो आपको एक दिन में 3500 मेल आए, 3500 से ज़्यादा मेल आए, जो संभव नहीं हो सका तो आपने पीडीएफ बनाकर उसको अपने उस पर डाला। तो क्या लगता है कि जो आपकी नोट्स थी वो कितनी महत्वपूर्ण थी? देखिए, मैंने नोट्स अपने जो तैयारी के समय 2012 के समय बनाए हुए थे, तो ये केवल जनरल गाइडेंस के लिए मैंने शेयर किए थे लोगों को। पहले मेरी अपेक्षा नहीं मैंने इतनी की थी कितने लोग उसे चाहेंगे, तो लिंक्स गूगल ड्राइव पर बनानी पड़ी, iCloud पर। वो लिंक्स भी कई बार डाउनलोड लिमिट क्रॉस होने की वजह से क्रैश हो गई, तो नई लिंक्स हम लोगों ने बनाई। तो लोगों में काफ़ी उत्साह था वो देखने के लिए, तो केवल एक गाइडेंस के तौर पर थी कि किस प्रकार से नोट मेकिंग की जाती है, तो वो अभी भी वैलिड है। तो मैंने कंप्यूटर पर बनाए थे, तो लोग हाथ हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हैं। न्यूज़पेपर जैसे होते हैं, 2 न्यूज़पेपर मैं अपने समय पढ़ता था, क्योंकि करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस बार है। तो नोट्स बनाना किस प्रकार से बनाए जाते हैं उसके गाइडेंस के लिए वो थे, काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट भी उसको किया। इसके अतिरिक्त मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि कम प्रतिशत है लोगों का सफल जो हो पाते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि यदि कोई व्यक्ति यूपीएससी की तैयारी करता है तो उसका इतना वृहद सिलेबस है, तैयारी करना ही इटसेल्फ अपना एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है। तो बाकी अन्य वो हैं एग्ज़ाम्स हैं, और वो जो नॉलेज होता है वो कभी वेस्ट नहीं जाता। आप किसी यूपीएससी में नहीं होंगे तो किसी अन्य एग्ज़ाम में सफल होंगे, और नहीं भी है तो लाइफ में वो जो नॉलेज आपने गेन किया है और जो क्यूरियोसिटी आपने वो करी है, तो हर चीज़ में मतलब जीवन के किसी भी पड़ाव में आपको वो फ़ायदा ही देगी वो।
सर, कोविड क्राइसिस लगातार चल रहा है और देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। कोरोना कर्फ्यू भी लगाया गया है, लेकिन बाज़ारों में काफ़ी चहल पहल देखने को मिल रही है। तो क्या लगता है कि जो पुलिस की मंशा है जो कोरोना कर्फ्यू को लेकर, वो कैसी है, उस पर कैसे काम कर रहे हैं आप लोग? देखिए, कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है अभी 24 मई के सुबह तक का कोरोना कर्फ्यू है। इसमें जो भी रिलैक्सेशंस एसेंशियल सर्विसेज को दी गई हैं, उसके अतिरिक्त लोगों से अपेक्षा की गई है कि घर के अंदर रहें। तो इसका पालन कराना पुलिस के लिए कहा गया है और हम लोगों के निर्देश भी हैं कि हम लोग पालन करते समय ये भी ध्यान रखें कि लोगों के साथ किसी भी स्तर के पुलिसकर्मी द्वारा, इन्फोर्समेंट के किसी कर्मी द्वारा दुर्व्यवहार नहीं किया जाए, से प्यार से ही समझाया जाए और लोगों को मोटिवेट किया जाए कि वो जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखें। और इस वजह से ही जो कोरोना की चेन है, हम लोग उसको तोड़ने में सफल रहेंगे। कहीं कहीं पर भी जहाँ पे भी भीड़ भाड़ की बात आती है तो हम कोशिश करते हैं कि लोगों को समझाएं, और उसमें नहीं मानते हैं तो हम लोग फिर कार्रवाई भी करते हैं। सर, जैसे कि सोशल मीडिया पे आप बहुत चर्चित हैं और यूट्यूब में अगर ट्विटर की बात करूं तो 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर हैं आपके। अमूमन आईपीएस के इतने फॉलोअर देखने को नहीं मिलते हैं, क्यों? क्या लगता है कि ऐसा क्या है जो लोग आपको इतना फॉलो करते हैं? देखिए, हर समय की मांग डिफरेंट होती है। तो जैसा कि मुझे लगा कि इस समय कोरोना का समय है और क्योंकि हम लोग खुद ही कोरोना कर्फ्यू लगा रहे हैं, तो इसमें जो हर पीड़ित है, हमें व्यक्तिगत फिजिकली हमारे सामने आकर अपनी बात नहीं रख सकता है। तो इस समय में ट्विटर, सोशल मीडिया और ये जो हमारा व्हाट्सएप है, ये ऐसा माध्यम बन गए हैं जिससे लोग अपनी समस्या हमारे सामने रख सकते हैं। तो उसका मेरी कोशिश रहती है कि संबंधित जो भी अधिकारी हैं उसके द्वारा उसका फॉलोअप किया जा सके और मेरिट के आधार पर कार्रवाई हो जाए। तो व्यक्ति बिना पहुंचे ही अपनी सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपनी बात रख सकता है और उसका हम लोग समाधान करने की कोशिश करते हैं। सर, आप गाजियाबाद, बरेली और इटावा, प्रतापगढ़ हैं इस समय, कई जनपद में आप रहे। क्या लगता है कि कहाँ सबसे चैलेंजिंग स्थिति रही, कहाँ पे कानून व्यवस्था सबसे बुरी स्थिति में रही, जहाँ आपने ज़्यादा वर्क करना पड़ा आपको? क्या लगता है? देखिए, हर कोई ऐसा जिला नहीं होता जहाँ चैलेंजेस नहीं होते। मैं अभी ये 4था जिला है एज़ कप्तान मेरा, और उसके अलावा भी मैं गाज़ियाबाद, बरेली मैं जॉब कर चुका हूँ एज एसपी सिटी और एएसपी। तो हर ज़िले का मिजाज अलग होता है, समस्याएं डिफरेंट होती हैं। बस ये कोशिश करनी चाहिए कि उस ज़िले के में जो समस्याएं हैं उस हिसाब से आप अपनी पुलिसिंग को, अपने कार्य को आप मॉडिफाई करें। तो यहाँ पर जैसे शुरू में अवैध शराब से रिलेटेड काफ़ी समस्याएं थी। इलेक्शन का हम लोगों का था कि पीसफुली निपटे, और उसके बाद पोस्ट इलेक्शन वायलेंस में भी विजय जुलूस लोग ना निकालें कोरोना की वजह से। तो अब अभी जो समस्या है हमारे सामने वो है कि जैसे क्राइम की दृष्टि से प्रतापगढ़ ऑलरेडी थोड़ा सा संवेदनशील है, और पंचायत चुनाव के बाद जो चुनावी माहौल हो गया है उस वजह से जो छिटपुट घटनाएं गांव में आती हैं वायलेंस की, तो उसको त्वरित रूप से रोकना ज़रूरी है ताकि बड़ी घटना का रूप ना ले सकें। और शराब से रिलेटेड भी बहुत बड़ी हम लोगों ने प्रदेश की सबसे बड़ी रिकवरी यहाँ पर करी थी, जिसमें 20-25 लोग गिरफ्तार हुए हैं। काफ़ी लोग इसमें वांछित भी चल रहे हैं, तो उसको रोकना भी बहुत ज़रूरी था, जिससे जो नकली शराब है उस पर हम लोग क्लैम्प डाउन कर सकें, क्योंकि अवैध शराब से लोगों की डेथ्स भी हो जाती हैं। तो इस ज़िले के जो चैलेंजेस हैं, क्राइम है और चुनाव की वजह से सामाजिक जो सौहार्द का थोड़ा बहुत बिगड़ने के चैलेंजेस हैं कुछ कुछ स्थानों पर। और कोरोना में अभी तो कोरोना पहले से कम हो गया है, लेकिन वो भी हमें कंप्लाइंस उसका कराना है, ताकि गांव-गांव में जाके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके, ताकि कोरोना फैलने से का जो कंट्रोल हम लोग कर पा रहे हैं तो और ज़्यादा, मतलब 100% एक कंट्रोल हो। और लोगों को भी मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि जो जो एलिजिबल हैं 45+ के लोग वो वैक्सीन भी लगाएं। और अभी काफ़ी जनपदों में शुरू हो गया है, इस जनपद में भी जब स्टार्ट होगा 18+ वाला वैक्सीनेशन, 18 to 44 वाला, वो भी वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। इससे फिर जो कोरोना की चेन का रोकने में हमें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। सर, कुंडा में आप प्रतापगढ़ जब आए तो बहुत सारी चुनौतियां थी आपके सामने। कुंडा में आपने काफ़ी वर्क किया, बहुत कई करोड़ की शराब पकड़ी आपने, अवैध शराब पकड़ी, जहरीली शराब से मौतें भी हुई काफ़ी। तो मतलब क्या लगता है जो ये अवैध शराब माफिया हैं, इनका जो टारगेट था वो क्या था? देखिए, शराब की बहुत बड़ी रिकवरी, कई रिकवरीज हमारे द्वारा की गई, जिसमें से एक रिकवरी बहुत बड़ी थी जिसमें 10 करोड़ से ज़्यादा का रॉ मटेरियल था।
तो उसमें कुछ अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई हुई, पुलिसकर्मियों के ऊपर भी कार्रवाई हुई। इसमें जो शराब माफिया हैं काफ़ी हम लोगों ने चिन्हित किए हैं। 25 से 30 की गिरफ्तारी हुई है और काफ़ी हम लोगों ने 150-200 के अराउंड चिन्हित भी किए हैं। उनको आइडेंटिफाई करके हम लोग अभी गिरफ्तार करेंगे। वर्तमान में जिस प्रकार से सूचना है, ये जनपद में इस प्रकार का लार्ज स्केल पे कारोबार जैसे हम लोग जिसको हमने पकड़ा है रिकवरी को, वो अभी वर्तमान में नहीं हो रहा है। कॉन्स्टेंटली हम लोग इंटेलिजेंस के माध्यम से और अन्य पब्लिक के लोगों के माध्यम से सूचना एकत्र करते रहते हैं। तो शराब माफिया का निश्चय ही जो भी इलीगल काम होते हैं, इलीगल जो भी बिजनेस होते हैं, प्रॉफिट के लिए किए जाते हैं। तो हम लोगों को ये देखना था, क्योंकि पंचायत का समय था, चुनाव का समय था, तो लोगों को बांट कर चुनाव के दौरान ऐसी घटना ना हो जाए जिसमें काफ़ी लोगों की डेथ्स हो जाए। तो उसको हम प्रिवेंट करने में प्रिवेंट हम लोगों ने किया। पहले ही हम लोगों ने रिकवरी हुई और शराब की बांटने की जाने की खबर भी चुनाव के दौरान नहीं मिली। तो इससे हमें लगता है कि बहुत बड़ी सफलता हम लोगों के लिए रही। और अगला चैलेंज हमारा है कि जो जितने भी लोग वांछित हैं उनकी गिरफ्तारी करना, और अन्य जो भी घटनाएं हमारे यहाँ हुई हैं, छोटी मोटी भी, विजय जुलूस की निकालने की, मारपीट करने की, या जो भी घटना वर्कआउट हो गई है उसमें कुछ लोग वांछित रहेंगे, उनकी गिरफ्तारी करना, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। सर, प्रतापगढ़ में पंचायत चुनाव में मतलब मतदान के दौरान बहुत सारे लोगों ने बाधा डाली थी। कहीं मतपत्र लूटे गए तो कहीं पेटी में पानी डाला गया। किसी तरह से अब पंचायत चुनाव तो ख़त्म हो गया है। और लेकिन अब अगर बात करें, इटावा में आप काफ़ी दिन तक बतौर कप्तान रहे और उसके बाद अब प्रतापगढ़ में है। इटावा में आपने पुलिस वालों के लिए बहुत काम किया था। जो बैरक हैं, जो पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ी समस्या है, थानों में बैरक्स जो है क्षतिग्रस्त हैं, समस्याएं हैं। तो ऐसे में बैरक को लेकर प्रतापगढ़ में आपकी सोच क्या है? देखिए, अभी वर्तमान में जैसे कोविड का समय चल रहा है, तो हम लोगों ने पुलिसकर्मियों के लिए आइसोलेशन वार्ड पुलिस लाइन में बनाया है। हाँ, उसी तरह से आइसोलेशन होने के लिए एक रूम प्रत्येक थाने में हम लोगों के द्वारा चिन्हित किया गया है। तो वर्तमान में जो प्रायोरिटी हमारी है कि कोरोना से पुलिसकर्मियों का बचाव, इसमें 98% पुलिसकर्मियों को वैक्सीन 2 डोजेस लग चुकी हैं जो एलिजिबल थे। और इसके अलावा जैसे ही बजट की हम लोगों के द्वारा मांग की गई है, बजट इसमें आया भी हुआ है। इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि थानों पर, पुलिस लाइन में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है रहने का, उसमें सुधार किया जा सके ताकि जवानों की रहने की स्थिति हमारी बेहतर हो सके। सर, जो है आप जब छोटे थे तो आपके मन में क्या ये शुरू से था कि हमें आईपीएस बनना है, या फिर कुछ और था और आप सक्सेस होने के बाद बतौर आईपीएस बन गए? देखिए, हर किसी का झुकाव जो है बचपन में कई चीज़ों की, विभिन्न प्रकार की चीज़ों की तरफ होता है, और होना भी चाहिए। क्यूरियोसिटी हर विषय में होनी चाहिए। और उस समय जब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उस समय आप इतना डिसीजन लेने में सक्षम होते हैं कि आगे भविष्य में आपके द्वारा क्या करियर चॉइस होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से शुरू में बचपन तक तो ओपन माइंडेड रहना चाहिए, स्कूलिंग तक। उसके बाद जब आपको पता चल जाता है कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, तो उस हिसाब से हम लोग को इंटरेस्ट के हिसाब से हमें कार्य करना चाहिए। और इसमें हमारे जो पेरेंट्स हैं उनसे भी मैं ये अपील करना चाहूँगा कि वो भी अनावश्यक दबाव अपने बच्चों के ऊपर ना डालें कि आपको डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है। जिस भी क्षेत्र में उनका पोटेंशियल है, जिस भी क्षेत्र में अच्छा वो कर सकते हैं, इंटरेस्ट है, उस क्षेत्र में यदि वो फोकस करेंगे तो निश्चित ही और ज़्यादा सफल हो पाएंगे। सर, जब आप तैयारी कर रहे थे तो कैसे कैसे चैलेंज सामने आए, क्या चुनौतियां सामने आई? क्या लगा कि जो है आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने बीट किया, एग्ज़ाम इंटरव्यू क्लियर किया, तो मतलब क्या चैलेंज, तैयारी आपकी इतनी मजबूत थी या फिर चैलेंज जो है ज़्यादा था, खुद पर विश्वास ज़्यादा था, क्या कैसा कुछ था? देखिए, इसमें क्योंकि जो सिलेक्शन का परसेंटेज है वो बहुत ही कम होता है, तो बैकअप के तौर पर मेरा ये था कि यदि मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो मैंने 7 महीने के लिए कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में एक अमेरिकन कंपनी है डेलॉयट, उसमें जॉब की हुई थी। तो मन में यदि बैकअप होता है तो थोड़ा फिर तैयारी करते समय भी जो मेंटल स्थिति होती है व्यक्ति की, वो थोड़ी ठीक होती है। कभी मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के जो परीक्षार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनका एक तो गरीबी के कारण उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि लगातार कोचिंग वो कर सकें। दूसरा, और वापस जाने का भी, क्योंकि समाज से वो ये कह के आए कि मैं तैयारी करने जा रहा हूँ,
तो उनके ऊपर काफ़ी मेंटल प्रेशर भी बन जाता है, जो कभी कभी तैयारी को इफेक्ट भी करता है। तो बैकअप हमेशा अपने पास होना चाहिए कि यदि मान लीजिए इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए ग्रेजुएशन तक आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, उसके बाद ही आप यूपीएससी पर ध्यान दें। आप कोशिश करें कि हम पहले से ही इसको करते रहें, तो 12th में 10th में और ग्रेजुएशन में भले ही हमारे कम मार्क्स आएँ या नॉलेज कम हो तो हम सिलेक्शन बाद में ले लेंगे यूपीएससी में। तो ये सोचना नहीं चाहिए। हमें अपना जो भी सब्जेक्ट है उसमें काफ़ी मेहनत से ध्यान से पढ़ाई करनी चाहिए यूपीएससी से पहले तक भी। तो ये हमेशा बैक ऑफ द माइंड रहना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन जो भी है, अन्य एग्ज़ाम काफ़ी होते हैं, वो उसका ऑप्शन, और बाकी जो हमारा विषय है जैसे इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तो उस क्षेत्र में हमारे पास नॉलेज है तो उसमें हमारे पास काम करने का ऑप्शन अवेलेबल रहे, जिससे कि मानसिक जो हमारा प्रेशर है तैयारी करते समय कम रहे। और उसके अलावा भी जैसे अभी सरकार ने भी उत्तर प्रदेश में अबुद्ध योजना है गरीब छात्रों के लिए लागू करी है, यूपीएससी की तैयारी जो करते हैं उसमें अधिकारी जा जाकर सेशंस में, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना भी लॉन्च की गई। हाँ, तो उसमें जा जाके बताते हैं, सेशंस मोटिवेशनल लेक्चर्स लेते हैं। तो ये भी बहुत एक ज़रूरी पार्ट है। और जैसे नोट्स ही आप किताबों को ही लेकर, और ऑनलाइन आजकल इतना मटेरियल मिल गया है कि कोरोना के समय में फ़िज़िकल कोचिंग जाना संभव कई बार नहीं भी हो पाता है, तो हम केवल इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन मटेरियल को देख के, और कुछ ऑनलाइन हमारा कोचिंग्स होती हैं उनको लेकर ही हम लोग कम पैसे में ही कर सकते हैं, घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है। तो इसको भी हम लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए। और उसके अलावा मन नहीं हारना चाहिए, ज़रूरत नहीं है कि पहले ही प्रयास में सफलता मिल जाए। तो लगातार जो लगे रहते हैं स्ट्रॉन्ग विल के साथ, उन्हीं को सफलता मिलती है। सर आपने सही कहा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और एक सवाल और है सर, अभी आप बहुत सारी खबरें देखते होंगे, ऐसी आती रहती हैं कभी कभी कि रिक्शे वाले का बेटा आईएएस बन गया, या फिर फलाने का बेटा आईएएस बन गया, पीसीएस बन गया, मतलब बड़े अधिकारी बन जाते हैं, गरीब घर से रहते हैं। और ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं सर, और गरीब घर से हैं, बिलोंग करते हैं, और उनके सामने जो चैलेंजेस आते हैं सर, वो कैसे रहते हैं, उनको आप क्या मोटिवेट करना चाहेंगे सर? देखिए, मेरा ये मानना है कि किसी को भी जैसे आपकी बात है बिल्कुल सही है कि किसी विभिन्न बैकग्राउंड से बिल्कुल गरीब तबके के लोग भी आईएएस आईपीएस अन्य सेवाओं में हैं। इसमें बहुत बड़ा सोशल लेवलर है। तो किसी व्यक्ति को ये एज अ चैलेंज लेना चाहिए कि मान लीजिए मेरे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं हैं तो मैं खुद अधिकारी बन के और खुद सिलेक्शन करके ये प्रयास कर सकूं कि उनके जैसे जो व्यक्ति हैं, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग के माध्यम से, लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट के माध्यम से हम लोग ऐसा कोशिश कर सकते हैं कि समाज में जो लोगों के बीच में जो गैप है आर्थिक और सामाजिक, वो कम हो सके, और बाकी अन्य लोगों को भी जो गरीब हैं, क्योंकि एक व्यक्ति का जैसे सिलेक्शन होता है, जैसा आपने कहा कि एक रिक्शे वाले का बेटा आईएएस जब बनता है तो बाकी गरीब लोगों के मन में भी लगता है कि मैं भी बन सकता हूं। जब किसी गांव से कोई व्यक्ति भले ही सिपाही क्यों ना बन जाता है तो उसके गांव के अगल बगल के लोगों को लगता है कि मैं भी बन सकता हूं। तो आप अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में फिर लोगों को एक मार्गदर्शक के, एक एग्जाम्पल के तौर पर भी एक्ट करेंगे। और ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, और अपने आप को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। किसी भी बैकग्राउंड से यदि आप हों, यदि आपके मेहनत आप करेंगे तो फिर आप सफलता पा सकते हैं। सर दो एक सवाल और हैं, मतलब कि जैसे सर सवाल ये है कि मतलब आप जब बतौर आईपीएस सिलेक्ट हुए, उसके बाद जो है, जो परिवार है आपका, जो आपके लोग हैं जिन्होंने आपको लेकर मेहनत की, उनकी फीलिंग्स क्या थी? उनको क्या लगा कि अब जो है हमको सफलता मिल गई है, कि आगे भी कुछ तैयारी? देखिए, आईपीएस में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ। मेरे पास आईएफएस में भी ऑप्शन था उस रैंक में। और भारत टीवी, वॉच, लाइक एंड सब्सक्राइब।